फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की रसोली एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो बच्चेदानी की मसल वॉल या फिर उसकी अंदर या बाहर वाली सरफेस पे पाया जा सकता है। इसका साइज बहुत छोटा यानी मटर के दाने से शुरुआत होकर एक मुट्ठी के साइज जितने बड़े आकार का भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाओं में देखी जाती है, यानी कि 20 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के बीच। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के कॉजेज के बारे में। ज्यादातर केसेस में फाइब्रॉइड हार्मोनल इम्बैलेंस खासकर ईस्ट्रोजन के बॉडी में बढ़ जाने से होता है। जैसे जैसे एक लेडी की एज बढ़ती है तो उनके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है। जिन महिलाओं की मदर को या सिस्टर को फाइब्रॉइड की बीमारी है उन्हें भी फाइब्रॉइड हो सकता है। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी कि हाई फैट डाइट या फिर वेट बढ़ना और ओबेसिटी से भी फाइब्रॉइड का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये सारे ही फैक्टर्स फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, पर एग्जैक्ट फैक्टर अभी भी क्लियर नहीं। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के सिम्टम्स के बारे में। फाइब्रॉइड के सिम्टम्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड का कितना बड़ा साइज है और उसकी लोकेशन क्या है बॉडी। मोस्टली लेडीज को फाइब्रॉइड रिलेटेड पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। ये ब्लीडिंग बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है और हैवी होती है, जिसमें क्लॉट्स भी कई बार आने लगते हैं। इस ब्लीडिंग के कारण पेशेंट्स को कमजोरी हो सकती है और खून की कमी भी डेवलप हो सकती है। फाइब्रॉइड रिलेटेड ब्लीडिंग में कभी कभी लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है और बैकएक भी हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज का है तो कई बार ये पेशाब की थैली पे दबाव बनाता है, जिससे लेडी को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। और अगर ये लैट्रिन के रास्ते पे दबाव बनाने लगे तो कॉन्स्टिपेशन यानी लैट्रिन पास करने में भी दिक्कत हो सकती है। कुछ महिलाएं जिनकी अभी तक फैमिली कंप्लीट नहीं है और जिनके बॉडी में फाइब्रॉइड ज्यादा बढ़ गया हो तो उनको कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है और फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाता है। कुछ लेडीज को फाइब्रॉइड का कोई भी सिम्टम नहीं होता, पर इसका तब पता चलता है जब वह अपना रूटीन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाती है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का क्या साइज, लोकेशन और पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज कम है और उनका एक छोटा सा फाइब्रॉइड है और सिम्टम्स भी माइल्ड है तो अधिकतर केसेस में मेडिसिन द्वारा ये सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। पेशेंट्स को ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है और अगर उनके हार्मोन लेवल्स हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी पिल्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और पेशेंट्स को सीरियस सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि खून की कमी, पेट में दर्द या फिर इनफर्टिलिटी या फिर उसमें फाइब्रॉइड में कोई कैंसर बनने का रिस्क हो रहा हो, तो पेशेंट को इमीडिएट सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। फाइब्रॉइड की सर्जरी में या तो फाइब्रॉइड की गांठ निकाल दी जाती है और बच्चेदानी को नहीं निकाला जाता। इस प्रोसीजर को मायोमेक्टमी बोलते हैं। कुछ केसेस में फाइब्रॉइड की गांठ के साथ साथ पूरी बच्चेदानी यानी यूट्रस को निकालना जरूरी होता है। इस प्रोसीजर को हिस्टेक्टमी बोलते हैं। अगर पेशेंट की एज कम है और उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और अगर फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बच्चेदानी में नुकसान नहीं कर रहा तो फिर अधिकतर केसेस में बच्चेदानी को बचाते हुए सिर्फ फाइब्रॉइड की गांठ ही निकाली जाती है। अगर पेशेंट की एज 40 या 45 से ज्यादा है, फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और उसमें कैंसर बनने का रिस्क दिखाई दे रहा है तो फिर ऑपरेशन करके पूरी बच्चेदानी को फाइब्रॉइड के साथ ही निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हिस्टेक्टमी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स ये सोचते हैं कि फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद क्या कंसीव नॉर्मली हो सकता है या नहीं। जब हम फाइब्रॉइड की सर्जरी यानी मायोमेक्टमी सर्जरी करते हैं तो हम यूट्रस को प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि बाद में भी पेशेंट्स अपना नॉर्मल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। और बल्कि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको फाइब्रॉइड की वजह से ही कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती थी, जिनका फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी में होता है या फिर जो बच्चेदानी की ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा होता है। जब ऐसा फाइब्रॉइड रिमूव हो जाता है तो पेशेंट्स के कंसीव करने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको फाइब्रॉइड रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ और बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में गाइड कर सकता हूँ।